एक सेकंड। हेलो। आज आपका बहुत स्वागत है मधुर गुप्ता चैनल पे। और आज हमारे साथ अनु मैम है, डॉक्टर अनु मल्होत्रा मैम। और इन्होंने मुझे सुबोध में पढ़ाया है केमिस्ट्री इन सेकंड ईयर। और ये अभी भी सुबोध में है। और 16 से 17 साल का इनको टीचिंग एक्सपीरियंस है। और बहुत कुछ इन्होंने अचीव किया है। और बहुत सारे एनजीओ से ये कनेक्टेड हैं। और मतलब एक पूरी जर्नी है उसका, उनका जो एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे जो बच्चों के डाउट्स रहते हैं, ठीक है, वो आज उनका सॉल्यूशन मैम बताएगी अपने एक्सपीरियंस से। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि मैम आप आपके बारे में कुछ बताइए। हाँ, बता तो दिया माधुर, अब तुमने खुद ही बता दिया। मैं क्या बताऊँ इसमें। बस यही है कि ठीक है, चलो अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, बच्चों का इंटरेस्ट अगर हमारे सब्जेक्ट में हो जाता है तो उससे बेटर हमारे लिए अचीवमेंट नहीं है। हम जब पढ़ाते हैं तो मुझे लगता है यार बच्चे इस मामले में थोड़ा सा, अगर उनका इंटरेस्ट आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसे फिजिकल मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो अगर बच्चे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट हो जाते हैं, जैसे नॉर्मली बच्चे जो आते हैं कॉलेज में कई बार इंटरेस्ट नहीं लेके आते हैं, वो सिर्फ डिग्री लेने आते हैं। तो अगर उनका इंटरेस्ट बन जाता है तो, और वो बार बार उसी में आगे फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हमें लगता है हमने कुछ अचीव कर लिया। ओके। तो मैम पहला क्वेश्चन तो यही है कि मतलब जो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, कि पीएचडी बच्चा कैसे डिसाइड, मतलब स्टूडेंट कैसे डिसाइड करे कि उसको पीएचडी करनी है या नहीं करनी है, इस क्वेश्चन का। एक्चुअली क्या है कि अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तभी आप पीएचडी करो। सिर्फ टाइम पास करने के लिए जरूरत नहीं है आपको पीएचडी। अगर आपको एजुकेशन में जाना है तब आपके लिए एजुकेशन या रिसर्च दो चीजें हैं। अगर आपको रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है तो पीएचडी आपको करनी है, बिकॉज पीएचडी इज रिसर्च ओनली। बेसिकली आप अपने टॉपिक पे वो जिस गाइड से ज्वाइन करते हो तो उससे आप जाके रिसर्च के बात कर लेते हो। दूसरा आपका ये है कि अगर आपको एजुकेशन में जाना, बिकॉज एजुकेशन सेज आपको या तो नेट क्लियर होना चाहिए अगर आपको कॉलेज एजुकेशन में जाना है स्पेशली, तो या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए पीएचडी की, ठीक है। तो फिर पीएचडी इसलिए लोग करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो इसलिए करते हैं बिकॉज दे वांट टू गो इनटू फॉर टीचिंग, कि वहाँ पे आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। बट फिर वो रिसर्च हम आगे यूज तो करते नहीं। आप जब टीचिंग, जो जिस फील्ड पे आपने रिसर्च किया, आप वो तो पढ़ा नहीं रहे हो। तो टीचिंग एंड रिसर्च आर डिफरेंट थिंग्स। तो रिसर्च आप, अगर आई थिंक पीएचडी आपको तब करनी है, या तो एक तो ड्यूटी के लिए करनी है क्योंकि आपको एक डिग्री चाहिए, तो वो ड्यूटी है। जैसे बीएससी बच्चे करते हैं कि हमको एक बेस चाहिए, हमने यूपीएससी करना है तो बीएससी, वैसे ही पीएचडी है। अगर आपको टीचिंग में जाना है तो पीएचडी इज जस्ट अ बेस। लेकिन इट्स बेटर पीएचडी आप तब करो अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, ताकि आप उसको कंटिन्यू करो। गवर्नमेंट भी अभी यही चाहती है कि रिसर्च के हमारे कई वेन्यूज बने, तो बच्चे, आई फील कि पीएचडी सिर्फ इसलिए मत करो कि आपको एक जॉब चाहिए, पीएचडी इसलिए करो कि आपको रिसर्च करनी है। आगे आगे जैसे आप रिसर्च करोगे उस सब में बहुत सारे वेन्यूज खुलते हैं आपके लिए। रिसर्च आप इंडिया में करो, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो जिस गाइड से आप ज्वाइन करते हो आपको प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी जाते हैं बच्चे। आप मतलब टूर्स एंड इसमें जाते हो आप, है ना। तो आपको काफी सारा एक्सपोजर मिलता है दूसरी यूनिवर्सिटीज में, अब्रॉड जाके, या अपने कॉलेज, अपने इंडिया की यूनिवर्सिटीज में अलग जब एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है रिसर्च का। तो रिसर्च पीएचडी तब करो आई फील, इफ यू एक्चुअली वांट टू गो फॉर रिसर्च। पर अगर आपको जॉब के लिए करनी है तो वो एक बेसिक है ही, तो बच्चे करते ही हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। इट्स योर इंटरेस्ट, बट आई फील आपको एक्चुअली इंटरेस्ट होना चाहिए रिसर्च में टू गो इनटू इट, एंड इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर आपको रिसर्च में, एक बार आप रिसर्च में आ जाते हो तो आपको वाकई लगता है कि यार इस फील्ड में बहुत कुछ किया जा सकता ओके। बट मैम एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कई स्टूडेंट तो मतलब अगर जेआरएफ हो जाता है तो 31,000 पर मंथ मिलते हैं उनको, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है, मतलब कंफ्यूजन स्टेट में भी पीएचडी ज्वाइन कर लेते हैं। और जैसे जैसे टाइम निकलता है, जैसे सेकंड ईयर तक आते हैं, तो फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं बहुत। तो उन बच्चों को लिए क्या सजेशन है आपका? है। देखो, ऐसे कोई इसमें कोई फेलियर्स नहीं है, रिसर्च तो आप गाइड के अंडर करोगे। मेरे हम्म। साथ फेलियर नहीं होना चाहिए। फेलियर आपको तब आता है कि भाई आपको लगता है कि मैं जो जिस पाथ पे मैं जा रहा हूँ, जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, वो मेरे लिए ठीक नहीं है। अदरवाइज आप रिसर्च में तो आपका आपका हाथ पकड़ के आपको कोई रिसर्च करा रहा है। आपको जो टॉपिक है, आप अपने आप तो कर नहीं रहे रिसर्च, आप किसी गाइड के अंडर कर रहे हो। तो गाइड आपका हाथ पकड़ेगा और आपको वो नदी क्रॉस कराएगा, आपको स्टेप स्टेप पे बताएगा कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप मिस कर रहे हो, आपको यही चीजें करनी है, ठीक है ना। तो हिट एंड ट्रायल प्रोसेस है, उसमें फेलियर की इशू नहीं आती।
पीएचडी आई फील लगभग सभी कर जाते हैं अनलेस यू लूज इंटरेस्ट। तो पीएचडी तो आपको मिल रहा है, जेआरएफ आप कर रहे हो, आपको अच्छी खासा स्टाइपेंड मिल रहा है, आपको मिल रहा है, तो वो एक मोटिवेशन हो जाता है आपके लिए कि आप भाई मोटिवेट कंटिन्यू करते रहो। पर ठीक है, फिर उसमें बाद जाके क्या रास्ता आपका चेंज हो जाता है। कुछ तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि इसके बाद हमारी नौकरी हो जाएगी, पीएचडी हमने कर ली है। बट आई थिंक इट्स बेटर अगर आप रिसर्च में जाओ तो ऐसे कोई फेलियर रेट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको हाँ अगर आपको इंडिविजुअली कुछ करना पड़े तब आपको थोड़ा फेलियर का डर रहता है, लेकिन पीएचडी में एंटर करोगे तो आपका गाइड आपको पार कराएगा ही। वो आपको ऑब्वियसली आपको गाइड करेगा कि कहाँ पे आपको कहाँ गलती है, कहाँ आप रिसर्च में लैग कर रहे हो। ये अलग बात है कि टाइम लग जाता है, बट अदरवाइज रिसर्च में ऐसा कोई फेलियर इशू नहीं आना चाहिए। ओके ओके। तो मैम मतलब ऐसे क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, मतलब अगर स्टूडेंट सोच रहा हो पीएचडी में और कोई इंटरेस्ट में, तो पीएचडी मतलब क्या थिंग्स मांगती है एक स्टूडेंट के अंदर? डेडिकेशन, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर क्या होता है जब हम रिसर्च करते हैं तो हमने एक टॉपिक पकड़ लिया, जैसे मुझे कुछ करना है, मैं किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रही हूँ, तो अब उसमें क्या है, अब हम क्योंकि प्रैक्टिकल साइंस वाले हैं तो हमारा तो प्रैक्टिकल वर्क है। जो बाकी आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में वो रिसर्च करते हैं, वो तो सर्वे करते हैं और रिसर्च करते हैं, हमें तो प्रैक्टिकल वर्क करना है। और उस प्रैक्टिकल वर्क को हमें शो भी करना है, उसके रिजल्ट्स भी हमें चाहिए। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, जब आप इनिशियली तो पहले तो आप लिटरेचर सर्वे करते रहते हो, आपको देखना है आप किस टॉपिक पे आपको काम करना है, सो दैट जो बहुत कॉमन ना हो। तो कॉमन टॉपिक भी है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप नए तरीके से उसको डेवलप करोगे। वो रिसर्च है, रिसर्च इज एनीथिंग न्यू। जरूरी नहीं है आपका जो आपने जो पहले आंसर्स, पहले जो लोगों की रिसर्च चल रही है आपको वही फॉलो करना। हो सकता है आप कुछ नया चीज निकालो, कोई नया फॉर्मूला, ऐसे ही आते हैं नए फॉर्मूले रिसर्च। इट्स नॉट कि आपको पिछला देख के चलना है कि जो उस पीछे ने किया मेरे को भी वही रिजल्ट लाने हैं। आपके रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, आपके मेथड्स डिफरेंट होंगे, तो वो डरने की कोई नहीं है। बस इसमें डेडिकेशन है, आपको लगे रहना है। अगर आपको लगा यार ये मेरा रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, जो मुझे लगता है पैटर्न होना चाहिए, या ये नहीं कि हो चुका है वो ही फॉलो करना है। योर रिजल्ट्स में भी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस। ऐसा नहीं है जरूरी आपको वही रिजल्ट लाना है, क्योंकि कई बार आपके मेथड्स डिफरेंट है, आपका कंसंट्रेशन, आप जैसे केमिस्ट्री में हम कंसंट्रेशंस पे काम करते हैं, आप कंसंट्रेशन लो कर दो तो रिजल्ट अलग है, कंसंट्रेशन हाई कर दो रिजल्ट्स अलग है। तो आपके रिजल्ट्स जो है डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन लगे रहना इज द पॉइंट, आपकी डेडिकेशन और डिवोशन। क्योंकि इसमें आप जब टाइम करते हो, जब आप गाइड के पास जाते हो, तो आपके टाइम्स जो है यू हैव टू पुट इन लॉन्ग आवर्स। ये नहीं कि आप 2 घंटे काम करा आपने चले गए, नहीं, आपको रिजल्ट लाने हैं तो आपको 10-10 12-12 घंटे भी लैब में बैठना है। तो आपको ये नहीं सोच सकते, अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो, आप सोचोगे 2 घंटे आज काम करूं, 2 घंटे कल करूं, काम खत्म, ऐसे नहीं चलेगा। आपको लॉन्ग आवर्स डालने के लिए हमेशा रेडी रहना है। और क्या हो, क्या रिजल्ट्स नहीं भी आएंगे, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस होती है जब आप पीएचडी करते हो, तो आपको लगता है यार ये एक रिजल्ट आपका सही जा रहा है, दूसरा गलत जा रहा है, फिर आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा वो। तो ये फ्रस्ट्रेशन पीरियड आता है, ये नहीं कि आपको पहली बार आपने किया आपके पास रिजल्ट आ गया। फ्रस्ट्रेशन रहेगी, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम करना है, और वो हो जाती है। एक बार नहीं आएगा, 2 बार करोगे, तीसरी बार आपके पास रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो एक डेडिकेशन और एक वो जो आपकी जो एक डिटर्मिनेशन है कि मुझे तो करना ही है, चाहे मुझे लेट बैठना भी पड़ जाए या मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लगाना पड़ गया, तो मुझे करना है। अगर आपका माइंड है ना कि फिकल माइंडेड है, या मुझसे 2 घंटे में ज्यादा नहीं लगा सकता, तो यू कैन नॉट। इट हैज टू बी योर डेडिकेशन एंड योर डिटर्मिनेशन। दिस थिंग, या डिटर्मिनेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैम वैसे तो पेशेंस भी आपके 2 वर्ड्स में आ गया, आई थिंक पेशेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर आप इम्पेशेंट हो जाओगे कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आप आगे कंटिन्यू कैसे करोगे। तो एग्जैक्टली। वही डेडिकेशन, पेशेंस है ना, डिटर्मिनेशन, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम भी लगता है इसमें। ऐसा होता नहीं 1 साल में आपकी पीएचडी हो जाएगी। आप रिसर्च करते रहोगे, 1.5-2 साल रिसर्च करते हो, उसके बाद आपको 6-7 महीने लिखने के लिए चाहिए, उससे पहले आपको 6-7 महीने स्टडी करने के लिए चाहिए कि आप किस टॉपिक पे काम करना चाहते हो, उसका क्या लिटरेचर है, लोगों ने क्या काम किया है, क्या रिजल्ट, यू नीड दैट ऑल्सो, कि आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हो उसका प्रीवियस रिजल्ट्स भी आपको चाहिए। आपको उसके, क्योंकि आप पूरी थ्योरी मैटर आपके पास है नहीं, प्रैक्टिकली आप जो कर रहे हो उसको थोड़ा लिंक करना पुराने रिजल्ट से, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो कहीं पे भी 3-3.5 साल तो भूल जाओ, आप सोचो कि मेरा 1 साल में हो जाएगा, नहीं होगा कभी। तो अपने माइंड बना के चलोगे कि हमने 3-3.5 साल लगाने ही है, और फ्रस्ट्रेशन नहीं होना, बहुत फ्रस्ट्रेशन आएंगी, लेकिन लगे रहना, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके मैम, जैसे पीएचडी करते हैं तो बेटर ऑप्शन तो ऑब्वियस सी बात है अब्रॉड, बहुत से लोग जाते ही हैं। उसके बाद आईआईटीज को प्रेफर करते हैं, आईएसएस को प्रेफर करते हैं। उसके बाद कहीं कुछ नहीं होता है तो यूनिवर्सिटीज को प्रेफर किया जाता है। तो बिल्कुल सही आपने कह रहे हैं। जो 3.5 years बोला, आई थिंक वो यूनिवर्सिटी के लिए ही बोला होगा, क्योंकि आईआईटीज में तो 6 to 7 year लग जाते हैं पीएचडी करने में। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी यूनिवर्सिटीज 3.5 तो मैं कह ही रही हूँ, बट अदरवाइज
ज्यादा टाइम भी लगता है, 3.5 इज द मिनिमम टाइम, मतलब जिसमें आप कह लो कि भाई हमने कर लिया है। लेकिन आईआईटीज में क्योंकि रिसर्च वही ना, जैसे आप हायर लेवल पे जाते जाते हो आपके टॉपिक्स भी हायर हो जाते हैं और ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड हो जाते हो। आईआईटीज आर रिसर्च ओरिएंटेड, और एग्जैक्टली बाहर जाओगे तो और ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड। यूनिवर्सिटीज में आपका मतलब यू कैन बी अ लिटिल मतलब एक लेवल के बियॉन्ड, यू डोंट हैव टू एक्सटेंड योर लिमिट्स, यू नो। एक लेवल तक आप मतलब थोड़ा मीडियम रिसर्च भी कर सकते हो। एक होता है बहुत हाई स्टैंडर्ड की रिसर्च, उसके लिए आपको आईआईटीज जाओगे तो ऑब्वियसली दे एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू। तो आप उसमें ये नहीं सोच सकते कि भाई आप मीडियोकर लेवल का रिसर्च करो, आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा उस लेवल का रिसर्च जिस तरह के इंस्टीट्यूट में जाओगे आप। अब यूनिवर्सिटीज फिर भी थोड़ा सा इस मामले में थोड़ी सी हमारे साथ मतलब हम कह दें कि रिलैक्स कर थोड़ा देती हमारी है। हेल्पफुल हो जाती है हमारे साथ कि हाँ रिलैक्स कर देती हैं आपको। लेकिन आईआईटीज और बाहर की यूनिवर्सिटीज नहीं करेंगे आपको उतना दिखाना पड़ेगा, उस ग्रेड का उस लेवल का आपको रिसर्च वर्क करना ही पड़ेगा। ये है, इसलिए हम थोड़ा सा लिबरल हो जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में कि अपना, क्योंकि हर एक को करना है बिकॉज एवरीवन वांट्स टू डू, तो आप थोड़ा लिबरल हो जाते हो। फिर आप भी उसी टाइप से ही जाते हो, आपको किस टाइप का किस लेवल का आप इनपुट दे सकते हो उसी हिसाब से आप भी तैयारी करोगे। दैट इज इट। एग्जैक्टली। तो मैम मेरे को ये पूछना था कि पीएचडी में गाइड की मतलब वैसे तो बोलते कि गाइड ही भगवान होता है, ठीक है, 3 साढ़े 3 साल के लिए तो बिल्कुल उसको ही मान लो कि वही सब कुछ है। तो आपके हिसाब से क्या क्या इम्पोर्टेंस है गाइड की, मतलब पीएचडी के ड्यूरिंग बहुत एक्टिविटी? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो गाइड आपके लिए गुरु है, मतलब ही इज लाइक वही आपको पार कराएगा। तो आप तो बस जैसे भगवान होते हैं हमारे लिए कि हम जो चीज हमें कष्ट आ रही है, तो इस पीएचडी के वो भगवान है, आप उनको भगवान समझ के चलो। बिकॉज आपको आइडिया भी वही देंगे। आप जैसे गाइड को ज्वाइन करोगे तो गाइड का आपको पहले तो वर्क पता होगा, तभी आप चाहोगे कि उनसे हम काम करें। भैया मुझे इसमें इंटरेस्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सेमीकंडक्टर्स में इंटरेस्ट है, तो मुझे सेमीकंडक्टर्स वाले कोई ऐसा गाइड ढूंढना पड़ेगा जिसमें जिनके पास ये वर्क हो, है ना, और जिनका काम मुझे इंटरेस्टिंग लगता होगा। पहले तो आपको गाइड के बारे में जानोगे कि मुझे इस गाइड के अंडर काम करना है, फिर आप कोशिश करोगे कि उनके पास मैं कैसे पहुंचूं, मतलब कैसे, अगर मैंने जेआरएफ किया है तो मैं प्रेफर करूं उसी गाइड में उसी यूनिवर्सिटी में जाऊं या उनके अंडर मुझे काम करना है। फिर जब आपने ज्वाइन किया तो फिर वो आपको अपने तरीके से काम कराएंगे कि भी आपको ये करना है, तो आपको उनके मेथड्स को फॉलो करना है। हो सकता है आपको लगे कि ये मेथड मुझे भाई ये बहुत धीरे काम करवा रहे हैं, बट यू हैव टू गो। उनका जो है, आपने जब ज्वाइन कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट है गाइड के बिना वो आपको जहाँ पे आप अटकोगे वही आपको बताएंगे कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी, अब आपका रिएक्शन कोई लग नहीं रहा, जैसे ऑर्गेनिक में हमारा कोई रिएक्शन का रिजल्ट नहीं आ रहा, हमारा कंपाउंड नहीं बन रहा, तो क्या रीजन है। आप लिटरेचर में पढ़ सकते हो लेकिन प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो आपको गाइड देगा, क्योंकि आपको गाइड से ही पता चलेगा कि भाई यहाँ पे ये, अगर हमने प्रैक्टिकली, जब हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं वो चीजें इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितना हम प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो आपको बताएगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। थ्योरी कहेगा A+B=C, लेकिन जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो A+B=D बन जाता है, या कुछ और प्रॉब्लम आ जाती हैं बीच में। तो वो चीजें जो है आपकी नॉलेज हेल्प कौन करेगा, आपकी गाइड। तो वो गाइड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप समझ लो, नाव आपको दरिया पार करना है तो नाव आपका बोटमैन वही है, जो आपको नाविक है वो आपका गाइड है, उनके बिना आप पार नहीं पा सकते। वो आपको एंड इवेंचुअली आपको भी बहुत खुशी होगी, वो मतलब एक फादर फिगर समझ लो लाइफ में आपके, कि जो आपको एक गुरु की तरह गाइड करते हुए आपको क्रॉस करवाएगा नदी, और फिर आपको वहां पे आपकी थीसिस कंप्लीट करवाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु मीन्स आप उनकी पूरा मान के चलेंगे आप उनको। तो मैम वही क्वेश्चन है कि अगर वो पीएचडी के लिए पीएचडी सब कुछ है तो उनको मतलब अपन हम चूज कैसे करें, हमको कैसे आइडिया हो कि ये सही है हमारे लिए, उसके बारे में कुछ? मेरे को अब सही तो इसमें सही तो अब वो चांस है, आपको टॉपिक के हिसाब से चूज करना है। आप जो गाइड, अब अगर आपको गाइड के अंडर काम करना है, देखो या तो आपको एक दो चीज रिसर्च है आपकी। एक तो है आपको ये गाइड फॉलो करना है, मुझे ये गाइड पसंद है, मतलब इनका काफी, इनका जो है, अगर आप सिर्फ गाइड को एज अ पर्सन देख रहे हो तो आप उनका फॉलो करोगे, जो वो काम कराएंगे आप करोगे। एक है आपके पास टॉपिक है, मुझे इस टॉपिक पे काम करना है, मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, तो उस टॉपिक पे जिसका काम होगा आप उसी को ज्वाइन करोगे, है ना। ऑलरेडी लैब्स जो चल रही होती है यूनिवर्सिटीज में, आईआईटीज में, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे चल रही होती है एग्जैक्टली, कि बिल्कुल। कोई किस टॉपिक पे चल रहा है, कोई ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है, कोई आपके कैटलिस्ट पे कर ऑर्गेनोमेटेरिक रहा है। कंपाउंड्स कर रहा है, या कोई सेमीकंडक्टर्स। बिल्कुल। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आप वही लैब ज्वाइन करना चाहोगे। और अगर आपको एक गाइड में एज एन इंडिविजुअल पसंद है कि ये गाइड का नाम है, ये गाइड का काम, तो आपको उनका काम फॉलो करना। बट आई फील इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आपका जो इंटरेस्ट है आप उसको फॉलो। हो सकता है आप गाइड देख के आप पसंद तो कर लो कि गाइड है कि
कि आप मैंने इसके करना है, लेकिन आपको उनका काम समझ नहीं आया या आपका काम इंटरेस्टिंग नहीं लगे, क्योंकि रिसर्च एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो उसमें आप बिना इंटरेस्ट के आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप कोई टॉपिक ऐसा चूज कर लो जिसमें आपके पास इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस पर काम कर ही नहीं पाओगे, आपका डेडिकेशन ही नहीं बनेगा। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको जिस टॉपिक में आप काम कर रहे हो। आप सिर्फ गाइड का एक लेके कि गाइड का नाम है तो मैं उस पर ज्वाइन कर लूँ और आपको काम इंटरेस्टिंग ना लगे, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? तो आपके लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको काम में जो जिस काम में इंटरेस्ट है उसी में जाओ, क्योंकि 4-5 साल लगाना आसान नहीं है। 3.5 साल रिसर्च करो और उसके बाद लिखो उसके ऊपर, अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा आप काम कर ही नहीं पाओगे। इसलिए इम्पोर्टेंट है अपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मैम यही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम उसको जाने कैसे, कि पीएचडी का जो टॉपिक है वो सेलेक्ट कैसे करें हम? अगर कोई एमएससी करके पास आउट हो रहा है तो वो टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें पीएचडी का? अब एमएससी में जब आप पढ़ रहे हो या बीएससी में पढ़ रहे हो, आपके कुछ फेवरेट टॉपिक्स हो जाते हैं, है ना। जैसे अब हम पढ़ते हैं भाई, हम मुझे अच्छा लगता है, मैं फिजिकल में पढ़ रही हूँ, तो हो सकता है मुझे फेज इक्विलिब्रियम अच्छा लगता हो, या मुझे आप समझ लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छा लगता हो। तो आपको जस्ट आपको इंटरेस्ट तो पता चले जाता है एमएससी लेवल तक पहुंच के, तो आपका रिसर्च का आइडिया जो हो जाता है उस पर बेस्ड हो जाता है। तो फिर अब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सोचो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मुझे रिसर्च करनी है, तो मैं किसके पास जाऊँ? आपको आप जरूर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना इंटरेस्ट का ही टॉपिक देखो। तो आपको जिसमें 2-3, आपको समझ लो 2-3 टॉपिक्स तो समझ आ जाते हैं, हमारे को इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो उन 2-3 टॉपिक्स में आप ढूंढो कि कौन इस पे काम कर रहा है। गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, वर्किंग ऑन रिसर्च वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन इंडिया या आईआईटी या जिसमें भी आपको ज्वाइन करना है, तो उसमें आप करोगे, उनके काफी सारे आपके प्रोफेसर्स के नाम आ जाते हैं। तो आपको जब से जो कन्वीनियंट लगता है या आपका एम होता है कि मैंने इसी में जाना है, आईआईटी इस तरफ जाना है और इस तरफ जाना है, तो उस हिसाब से आप उनको फॉलो करना शुरू कर दो। तो आप धीरे धीरे, अब जब आप एंट्रेंस एग्जाम्स दोगे तो आपके चांस बनता है, तो यू शुड हैव अ चॉइस। ये नहीं कि एक ही चॉइस रखो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो एक ही प्रोफेसर हो सकता है आपको नहीं बन पाए उनके साथ। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने चॉइस, जो एरिया ऑफ रिसर्च है या एरिया ऑफ चॉइस है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसके उस फील्ड के बारे में ज्यादा जानो, जान के उनमें कौन कौन काम कर रहा है उसके बारे में पता करो, फिर उनको ज्वाइन करने को। यू कैन राइट, आप आजकल तो ईमेल पर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, सर मुझे आपके साथ काम करना है, तो मैं क्या प्रोसेस फॉलो करूँ, तो आपको एग्जैक्टली वो आपको इमीडिएटली गाइड करेंगे। आजकल तो एवरीथिंग इज सो एक्सेसिबल, एंड टीचर्स खुद चाहते हैं, जो रिसर्च वाले, जो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोफेसर्स होते हैं, जो रिसर्च में काम चल रहा है यूनिवर्सिटीज में, वो खुद चाहते हैं बच्चे हमारे पास आए, और जो बच्चा जेन्युइनली इंटरेस्टेड है वही अप्रोच करेगा। जो ईमेल कर रहा है या जो आपसे फोन पे बात कर रहा है वो आपसे जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, तो उनको ऐसे रियल, जो टाइम पास वाले तो वैसे नहीं चाहिए होते, जो टाइम पास करने के लिए भी कहीं आते हैं पीएचडी करने, दे वांट पीपल हु एक्चुअली आर इंटरेस्टेड, तो वो आपको इमीडिएटली रिप्लाई करेंगे और आपको रास्ता बताएंगे उनके पास पहुंचने। So that's the way you must select your topic. और मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि यूनिवर्सिटीज में या नॉर्मल पीएचडी कब कंप्लीट मानी जाती है? मतलब कितने पेपर की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम, कि हम ये जब कि पीएचडी कब कंप्लीट मान जाएगी? देखो, आप 2 पेपर्स आपके अच्छे रिप्यूटेड स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में जब आ जाते हैं, तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, आपको मतलब मिनिमम 2 पेपर्स तो चाहिए। तो अब आपको 2 पेपर्स ये स्कोपस इंडेक्स में अच्छे जर्नल्स में, अब जर्नल जब आप पब्लिशिंग करते हो, पब्लिकेशन ऑफ पेपर्स इज नॉट इजी। ठीक है, क्योंकि आपको अपना रिसर्च वर्क पब्लिश करना है, तो आपको उसी मैटर से रिलेटेड रिसर्च जर्नल्स आपको ढूंढने हैं, उनमें अपना भेजना है। तो ये बहुत लंबा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आपने आज भेजा और कल पब्लिश हो गया, ऐसा तो है नहीं। 5-6 मंथ्स लग जाते हैं। आप यू पुट इट फॉर पब्लिकेशन, वो उसमें रिव्यू होता है, रिव्यूअर 3-4 रिव्यूअर्स आते हैं, तो आपके मैटर अगर आपको उनको लगता नहीं सेटिस्फैक्टरी, वापस आता है, फिर दोबारा आप ठीक करके भेजते हो, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो मिनिमम आपके पास 2 पेपर्स तो होने चाहिए। तो 2 पेपर्स, जब तक आप 2 पेपर्स मींस 2 रिसर्च पेपर्स जो आपने काम किया, तो उसको करते करते 2 साल तो लग ही जाएंगे। आप काम करोगे 6 महीने तो पहले आपका लिटरेचर रिव्यू में गए, उसके बाद 2 पेपर्स निकालने के लिए कम से कम 2 साल का काम होगा। बस 2 मतलब आप 6 मंथ्स काम करोगे, उसके रिजल्ट्स निकालोगे, कितना करोगे, तो मतलब टेक्स अबाउट मिनिमम 2 इयर्स, मतलब मिनिमम 2 पेपर्स आपके पास होने चाहिए व्हेन यू कैन स्टार्ट राइटिंग। आप मतलब अपना पीएचडी का थीसिस पर आपको फिर भी चैप्टर्स भी तो बनाने ही हैं थीसिस के लिए, तो 2 पेपर्स के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन आपका काम तो चलता ही रहता है। अगर आपको थोड़ा काम करना है, थोड़ा दिखाना है ना, तो 2 पेपर्स के बाद आप लिखना शुरू कर सकते हो, लेकिन आपका काम कंप्लीट नहीं होता 2 पेपर्स के बाद, क्योंकि आपको थीसिस तो काफी बड़ी मतलब करनी है, आपके पास 5-6-7 चैप्टर्स होने चाहिए। बिल्कुल, तो आप पर एलिजिबिलिटी आपकी बन जाती है 2 पेपर्स अच्छे जर्नल्स। मैम ये मतलब ऐसा होता है कि जैसे 2 साल के बाद अपनी जो 31,000 मिलते हैं वो 35 में कन्वर्ट हो जाते हैं एसआरएफ में?
आई हैव, ये मुझे एग्जैक्टली इसकी डिटेल्स इतनी पता नहीं है अभी आज के, क्योंकि चेंज होता रहता है अमाउंट सारा इसका ना, कि शायद ये मैं सम ऑफ माय स्टूडेंट्स बिकॉज इनके अमाउंट चेंज होते हैं, पहले कितने हाँ अमाउंट पहले से आए बहुत हैं कम कितना। था। हाँ, तो अभी धीरे धीरे बिकॉज रिसर्च को गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसलिए आपको ज्वाइन रिसर्च इसलिए करो कि आपको रिसर्च करना है। तो ये बात कई बार बहुत दुख लगता है हमें कि पीएचडी करके बच्चे छोड़ देते हैं बिल्कुल रिसर्च। जो एक्चुअली आते हैं भी पीएचडी हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें कॉलेज लेवल में टीचिंग में जाना है, लेकिन वो फिर वापस आते ही नहीं रिसर्च करने। अगर आपने रिसर्च अभी करी है, कंप्लीट करी है, तो अगर पीएचडी भी कर ली, जॉब भी लग गया, तो अपने कॉलेज में रिसर्च करो। सिर्फ जॉब लेके मत, पीएचडी की ठप्पा लगाने के लिए मत करो पीएचडी। पीएचडी डू इट क्योंकि आप रिसर्च को कंटिन्यूस करो। अगर आप एक बार लैब से हट जाते हो तो दोबारा आपको एंटर करने में टाइम लगता है, तो आपको कनेक्टेड रहना चाहिए अपने लैब से, जहां से भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि आपके उसी बहाने पेपर्स निकलते रहेंगे और आपको लेटेस्ट पता चलता जाएगा। आपने जो काम किया उसको आगे बढ़ा रहे हैं लोग, तो आपको उसके, आप एक फैक्टर पे काम कर रहे हो, सकता है लोग दूसरे फैक्टर पे काम कर रहे हो, तो धीरे धीरे वो प्रोसेस बढ़ता ही जाता है, तो आपको अपनी फील्ड में लेटेस्ट चीज पता चलती रहती है। तो हमेशा कनेक्टेड रहो अपने लैब पे, जिस लैब से आपने काम किया है, जहाँ से डिग्री लिया है, उसको बिल्कुल बाय मत करो, उसके साथ कनेक्टेड रहो, ताकि आपके भी पेपर्स, आपको अपने फील्ड का रिसर्च पता चलता रहे, लेटेस्ट क्या हो रहा है। तो अगर आपका मतलब पीएचडी का कंक्लूड करें तो आई थिंक इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है कि अगर इंटरेस्ट है तो पीएचडी करो, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हमको पीएचडी में किसी भी रीजन को सोच के नहीं जाना चाहिए। आई थिंक आपका जो, बिल्कुल। वही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मैम कि जैसे जॉब चाहिए होती है सबको, ठीक है, एक टाइम बाद चाहिए ही होती है, ठीक है, शादी भी होती है, तो पीएचडी का एक ऐसा टाइम होता है कि 22 टू 26 भी हो जाता है, 27 भी हो जाता है आईआईटीज में। तो जो ये क्वेश्चन दिमाग में घूमता रहता है कि यार पीएचडी के बाद भी जॉब मिलेगी क्या, तो इसके ऊपर क्या बोल मतलब आप कहना चाहेंगे? देखो अब ये तो है कि देखो, अब पीएचडी के दौरान भी यू कैन कीप ट्राइंग फॉर अप्लाइंग फॉर जॉब्स, ऐसा तो है नहीं कि भाई, और ना ही पीएचडी गारंटी है जॉब आने की, दोनों तरह से है, ठीक है। पीएचडी, ये तो है नहीं कि आपने पीएचडी किया, जैसे नेट है, अब नेट क्लियर करते हो आप तो ठीक है, आपकी गारंटी हो जाती है, पीएचडी कर सकते हो, ठीक है, आप ओपन हो जाते हैं आपके लिए दरवाजे। अब पीएचडी खुलने से आप, गारंटी तो है नहीं जॉब की, लेकिन आपके लिए दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। अब एक कैंडिडेट जब आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो आप एक एक एज हो जाता है आपका उसके ऊपर, जिसने पीएचडी ना करी हो। अब आप बैठते हो, जैसे पैनल होता है या इंटरव्यूज होती हैं, तो उसमें एक स्टूडेंट है जो सिर्फ नेट क्लियर्ड है, जिसने अभी पीएचडी ज्वाइन नहीं करी है, और एक है जिसने पीएचडी कर ली है। तो आपका एक, आप उससे एक नंबर ऊपर हो, मतलब आप एक, आपको एक एडवांटेज है उससे, ठीक है। लेकिन वो भी गारंटी नहीं है, क्योंकि पीएचडी वाले भी बहुत सारे होंगे उसमें, है ना। तो ओवरऑल फिर क्या हो जाता है कि पीएचडी, ये पीएचडी आप इसलिए कर रहे हो कि भाई आप यू कीप अप्लाइंग बीच में, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको नहीं मिले, फिर इसमें हमको गारंटी नहीं दे सकती पीएचडी करते ही जॉब हो जाएगा, है ना। तो आप एलिजिबिलिटी है, बस इसको भी आप ये समझ लो, एलिजिबिलिटी है कि आप एलिजिबल हो जाते हो, दूसरों से ऊपर हो जाते हो जिसने पीएचडी नहीं करी जॉब अप्लाई करने की, ठीक है ना। बट यस, इट गिव्स यू एन एडवांटेज। आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है तो आपको कितना अच्छा लगता है सुन के, आपके नाम के, एक तो सिर्फ आपको नाम से बुलाया जाए और एक डॉक्टर बोला जाए, एक एक आपका वैसे ही मान बढ़ जाता है, होता है ना, आपको कोई डॉक्टर जी जी। नाम से बुलाता है तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। यस, वो फिर आपको इवेंचुअली धीरे धीरे समझ आएगा, जॉब तो आपको मिल जाए, गारंटी तो नहीं है, बट एडवांटेज है। एडवांटेज, एग्जैक्टली, वो तो एडवांटेज तो है ही मैम। जैसे अगर अपन यूनिवर्सिटी में जाते हैं फॉर अप्लाइंग लेक्चरर, तो ऑब्वियसली बात है उनके नंबर ऐड होते ही है पीएचडी के, ठीक है, ये बिल्कुल तो आते हैं, हाँ बिल्कुल आते ऑफिशियली है ये तो मैम अब कॉलेज लेवल से थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है, 11 12 के बाद जैसे 12th कोई बच्चा आईआईटी जेईई नीट की तैयारी कर रहा है, जैसे हमने भी की थी तो हमारा नहीं हुआ, तो मोस्टली बच्चे बीएससी की तरफ घूमते हैं, ठीक है, मोस्टली जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं वो बीएससी की तरफ ही घूमते हैं, जिनका कुछ नहीं होता है। बट फिर जाते जाते एक टाइम पे तो उनको इंटरेस्ट देखना ही पड़ता है कि मेरे को लाइफ में करना क्या है। तो आपके हिसाब से कैसे इंटरेस्ट पता चले कि हाँ यार मेरा इसमें इंटरेस्ट ज्यादा है? करते करते कॉलेज में जैसे बीएससी के 3 इयर्स निकलते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो आते भी नहीं है, ये तो आपको पता ही है। तो बिल्कुल। हाँ वही, तो कैसे इंटरेस्ट पता चले कि हाँ मेरे को इसी फील्ड में अपना करियर बनाना होता है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखो क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज ही होते हैं 11 10 11 12 तक, तो कुछ भी जिसने जेई दे दिया और क्लियर हो गया उसका तो एक रास्ता चल पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी बच्चे, ये जरूरी नहीं है इंजीनियरिंग करके इंजीनियर ही बनेंगे, मतलब वो इंजीनियरिंग आपका ठप्पा तो लग गया, लेकिन जी। कई इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ और काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो तो एजुकेशन हम ले रहे हैं, लेकिन हमारे इंटरेस्ट कहीं और डायरेक्शन होते हैं, जो आप, जरूरी नहीं है आप जिस फील्ड में जा रहे हो आपको उसी का जॉब करना है।
अब जो बच्चे बेचारे साइंस में कर रहे हैं, उनको लगा उनका नीट क्लियर नहीं हुआ या उनका जेई क्लियर नहीं हुआ, तो बीएससी में चले गए, ठीक है। बीएससी में क्या होता है, जब जैसे तुमने ऑनर्स करी हुई है माधु, है ना, तो केमिस्ट्री ऑनर्स किया, तुम्हारा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में था। इसी तरह जो सिंपल बीएससी करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमको एक डिग्री मिल जाए, क्योंकि वो डिग्री एक स्टेपिंग स्टोन है आगे की एजुकेशन के लिए, आगे के एग्जाम्स के लिए। आपको जैसे अब यूपीएससी देना है या आपको आरएएस करना है या किसी भी इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, तो बेसिक ग्रेजुएशन जरूरी है। तो वो साइंस में इसलिए ले लेते हैं, उनको लगता है कि एडवांटेज है। लेकिन अब ट्रेंड बहुत बदल रहा है। अब क्या है, बच्चे जो 12th में साइंस कर रहे हैं और जिनका जेई या इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो सारे अच्छे परसेंटेज वाले बच्चे, कुछ बच्चे आर्ट्स भी ले रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है आर्ट्स लेके हम ज्यादा एक एडवांटेज पे हैं यूपीएससी में। उनके Exactly. ये दिमाग में भी रहता है कई बार बच्चों को, मैंने किया कि हम ज्यादा एफर्ट डाल सकते हैं आर्ट्स में। आर्ट्स के एफर्ट में मतलब उतना, मतलब हमें जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, मतलब वही एफर्ट अगर हम आर्ट्स में डालें तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, उनको ये लगता है। क्योंकि साइंस में अगर आपको आना है तो आपको प्रैक्टिकल्स भी करने हैं, वो भी करने हैं, तो उनको आप रेगुलरिटी भी जरूरत है कॉलेज में, तो बच्चे आर्ट्स की तरफ मूव करते हैं। तो अब क्या है, इंटरेस्ट तो आपका क्या होता है कि धीरे धीरे, इतनी जल्दी किसी का भी नहीं होता, सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो धीरे धीरे जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो तब आपके इंटरेस्ट क्लियर होने लग जाते हैं, तब आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाता है। पर क्या होता है, तो बच्चों को टेंशन होने लग जाती है, हमारा ग्रेजुएशन हो गया पर जॉब नहीं लगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बीएससी के बाद ही जॉब करना है। जो पीएचडी के बाद जॉब लगते हैं वो कितने सालों की पढ़ाई करते हैं, सोचो, 15 16 17 18 20 साल की पढ़ाई उनकी हो जाती है लगभग। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई टेंशन वो लेने की जरूरत नहीं है। इवेंचुअली धीरे धीरे आपको, कोई ऐसा तो है नहीं कि 10th के बाद ही क्लियर हो गया मैंने तो इंजीनियर ही बनना है या मुझे वो बनना है। हर कोई कोशिश करता है, क्योंकि इंडिया में मार्केट ही ऐसा है कि 12th के बाद या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर। जो नहीं बना वो बीएससी करेगा, ग्रेजुएशन करेगा। और अब तो बहुत सारे एवेन्यूज अवेलेबल हैं, आप जरूरी नहीं है आपको, अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आप टीचर ही बनोगे, या बीएससी कर रहे हो तो आप कुछ और नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज में आपको बहुत सारे एवेन्यूज मिलेंगे, हर चीज में। अब तो कितने सारे ऑनलाइन जॉब्स हैं, इतने सारे आपको ऑनलाइन, अगर आपको आईटी करना है, आपको कंप्यूटर करना है, कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे क्या है, इंटरेस्ट के लिए कोई टेंशन नहीं ले, बच्चे ज्यादा बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं कि हमें क्लियर नहीं हो रहा, हमें क्या करना है। तो धीरे हाँ, धीरे वो टाइम पे छोड़ दो, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ क्लियर होता जाता है। हमें इसी पॉइंट पे आगे बढ़ रहा था कि जैसे मान लो कि 11th 12th में भी उसका जेई नीट कुछ नहीं हुआ, बीएससी में भी नॉर्मल परसेंटेज से पास आउट है, उसने मान लो एमएससी भी कर ली, अब उसके ऊपर प्रेशर आना चालू हो जाता है। तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें, और बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डिप्रेशन का बहुत ज्यादा चल रहा है, मैं खुद उस फेज से निकला हुआ हूँ, ठीक है, बताते नहीं है अपन लेकिन निकलता है हर इंसान। तो उसको कैसे दूर करें, और टाइम बहुत कम बच चुका है अपने पास, मुश्किल से 2.5 मिनट है, तो आप थोड़ा सा कंक्लूड में इस चीज को बताएं कि ये जो डिप्रेशन वाला है, देखो मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, मैंने भी खूब वीडियोस देखी हैं, बट टाइम वेस्ट है सब। क्योंकि जो रियल मोटिवेशन है, या तो मैंने जैसे माना पेरेंट्स को मान लो, या और कुछ जो मोटिवेशन, जैसे अपना गोल बना लो कि मेरा टीचिंग पैशन बन गया। तो मैं हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि जैसे मान लो आगे कोहरा है तो थोड़ा सा आगे तो चलो, थोड़ा सा उजाला दिख जाएगा, फिर थोड़ा सा आगे चलो। बट क्या होता है कि बच्चा तो पहले ही डगमगा जाता है। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा 1 मिनट में कुछ कंक्लूड कर सके तो मैम। इसमें क्या, सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। बच्चों के डिप्रेशन होना कोई गलत बात नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है। हर इंसान को कभी ना कभी डिप्रेशन होता है। तो बच्चों को ना, बच्चों पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा प्रेशर मत लो। अब बन जाएगा इवेंचुअली लाइफ में, आप क्या पढ़ते हो और क्या बनते हो बहुत फर्क है उसमें। तो इसमें कोई डिप्रेशन नहीं लेना, धीरे धीरे चलते जाओ, बस अपनी मेहनत करते जाओ। डिप्रेशन में कभी नहीं आओगे अगर आपके पास एक गोल है ना कि मुझे कुछ भी करना है लाइफ में। ये नहीं कि भी मुझे तो इंजीनियर ही बनना है, नहीं इंजीनियर बना तो बस खत्म मेरी कहानी, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं चुपचाप, मुझे इसी रास्ते पे चलना है, जिस रास्ते पे चल रहा हूँ कोई बात नहीं, उस पे चलते जाओ। आप बस डिप्रेस नहीं होना। डिप्रेस तब होता है इंसान जब उसको लगता है कि आसपास लोग अचीव कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा। ऐसा कुछ नहीं होता, हर एक की लाइफ में ये फेज आता है और ये फेज चला भी जाता है। अगर आप अपना माइंड स्टेबल रखो, अपने हाथ सामने रखो कि कोई बात नहीं, ध्यान अपना एकदम आपको चेंज करना है, अपने माइंड, इट इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर माइंड, ठीक है। अगर आप उसी तरह सोचते रहोगे, हाय मैं दुखी हूँ, मेरा कुछ नहीं बन रहा, तो आप कभी भी नहीं अचीव करोगे। आपको अपना माइंड चेंज करना है, और जो आपने गोल पकड़ा है उसको छोड़ना नहीं है। आपको सोचना है कि मेरे को पढ़ना है, बस आपका गोल है पढ़ना। आगे कहाँ बनोगे, क्या जाओगे, वो धीरे धीरे अपने आप लाइफ सेट कर देगी। आपको ये नहीं सोचना मैं इंजीनियर नहीं बना तो खत्म मेरी लाइफ, चलो जी खत्म, दैट इज नॉट द वे। आपको अपना पढ़ाई करते जाना, आगे बढ़ते जाओ। लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आते हैं, आप बहुत कुछ वो बनते हो जो आपने पढ़ा ही नहीं होता। आप बिल्कुल। कुछ पढ़ कुछ रहे हो, लेकिन लाइफ में आप कुछ और करते हो, ठीक है ना। तो इट इज नॉट, इसलिए बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना। बच्चों को ये सीखना है कि आप अपना बस कर्म करो, फल आपको मिलेगा।
ये जरूरी नहीं आपको आज ही मिले, कल मिले, आपको कभी ना कभी फल मिलेगा। लेकिन डिप्रेस नहीं होना बच्चों के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि आपका लाइफ एंड नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ है, सिर्फ पढ़ाई ही लाइफ नहीं है आपकी। आप पढ़ाई करते जाओगे, आपको रास्ता मिलता जाएगा, अपना अपना धीरे धीरे रोशनी आती जाती है आगे, ठीक है ना। आपको रास्ता नहीं छोड़ना, अगर आप रुक गए तो आप डिप्रेशन में आ गए। धीरे धीरे आप चलते जाओ, अपने आप आपको रास्ता भगवान दिखाते जाए। अगर आप छोड़ दोगे रास्ता, पर छोड़ोगे अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो, वहां पे एंड हो जाती है। अपने माइंड को कंट्रोल करना, ये इसके लिए वो कहते हैं ना मेडिटेशन, ब्रीदिंग, थोड़ा सा अपने आप को, और अपने आप को बिजी रखो, एक्टिविटी रखो कुछ अपनी लाइफ में। सिर्फ पढ़ाई नहीं आपकी। मैं कभी हमेशा बच्चों को कॉलेज में भी कहती हूँ, अपनी लाइफ में कुछ अलग रखो, एक चीज जो हट के, जैसे किसी को म्यूजिक का शौक है, किसी को डांसिंग का है, किसी को स्पोर्ट्स का है, तो एक एक्टिविटी आपकी लाइफ में पढ़ाई के अलावा जरूर होनी चाहिए, जो आपको जब आप डिप्रेस्ड हो या आपको कोई ख्याल ऐसे आए तो आपको उठा पाए। हमेशा उठाएगी। अगर आप स्पोर्ट्स है, या आपका पास, कईयों को होता है कि भाई मैं गाने का शौक है, कईयों को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक होता है, कईयों को एक्टिंग का शौक होता है, वो हमेशा आपको डिप्रेशन से दूर लेके जाए। तो एक इंटरेस्ट रखना जरूरी। एग्जैक्टली मैम, मतलब एक फेज इतना बुरा भी आता है कि जिस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार दुनिया में अपना कोई नहीं है, ठीक है, मतलब पेरेंट्स भी एक टाइम पे ऐसा लगता है कि मैं खुद ही अकेला हूं और मेरी परवाह करने वाला कोई है ही नहीं। तो उस जो वो फेस होती है, या तो वो निकल जाती है या कुछ गलत स्टेप उठ जाता है उसमें, तो वो स्टेप वहां तक अपन पहुंच ही नहीं पाए। उससे पहले आपने जैसे बताया कि एक छोटा सा इंटरेस्ट होना चाहिए, कुछ बैडमिंटन का हो गया, या फिर अपने आप को बिजी रखना। मैं सबसे ज्यादा जरूरी मानता हूँ अपने आप को बिजी रखना, कि जितना आप बिजी रखोगे आपका बिल्कुल माइंड ऑब्वियस सी बात है डाइवर्ट होगा ही होगा। तो बिल्कुल। जैसे क्या होता है ना, कि जैसे मैं एमएससी आईआईटी कानपुर से की, तो मेरी थिंकिंग क्या बन जाएगी कि मेरा 60,000, 8 लाख, 10 लाख का ही पैकेज लगेगा। बट ये जरूरी तो नहीं है, हम्म, ठीक है, कि आईआईटी कानपुर से पास आउट हो गए तो आपका जरूरी नहीं है कि 10 लाख का पैकेज पहली बार में लग जाएगा। हो सकता है आपको 10,000 रुपये महीना ही मिल रहा हो। तो उन स्टूडेंट्स बिल्कुल अपने आप को भान सके, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ, मतलब शुरुआत हमेशा बहुत लो से ही होती है, उसके बारे में आप कुछ बताइए मैम। बिल्कुल होती है लो से। आपको यही तो है नहीं कि अब ये हम सोच के चलते हैं कि हम तो आईआईटी से आए हैं तो हमें तो बहुत ही अच्छा जॉब मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमेशा बी प्रिपेयर्ड, जो शुरू से करोगे आप, छोटे छोटे कदम लोगे तो आप आगे बढ़ जाओ। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं आपको मिले, जितना मिल रहा है, जो आपको लग रहा है कि रीजनेबल है, पहले स्टार्ट करो। अपने काम से, अपनी मेहनत से आप आगे बढ़ो। किसी को भी, हर इंसान चाहता है कि भाई मुझे तो बेस्ट जॉब मिल जाए, मुझे तो अच्छी सैलरी मिल जाए फर्स्ट लेवल पे। पर आप जितने छोटे कदम लेके आगे बढ़ोगे, उतना आपका स्टेडी ग्रोथ रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचो, कोई भी काम जितना, जो भी आपको लग रहा है, जितना आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है आपके लेवल का नहीं है, तो ठीक है, आप यू कैन ट्राई अगेन। लेकिन जितना आपको मिलता है आप यू मस्ट टेक, बिकॉज डोंट थिंक कि भाई मेरे को तो इतना पैकेज मिलेगा तभी मैं काम करूंगा। नो, आपको स्टार्ट करना है। आप स्टार्ट करोगे अपनी मेहनत से, अपने आप आगे आपको रास्ता मिलेगा। आप, आपके जो सुपीरियर्स, आपके जो सीनियर्स हैं, वो आपका देखेंगे, आपकी प्रोग्रेस देखेंगे, तो अपने आप ही आगे मिले। जो मेहनती इंसान होता है और जो फोकस्ड इंसान होता है, उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले। कभी एग्जैक्टली। डिप्रेशन आ सकता है, जैसे आप कह रहे हो डिप्रेशन आता है, कि कोई बात नहीं होता है। लेकिन इसके लिए एक चीज और, मैंने आपको बोला कि भाई स्पोर्ट्स होना जरूरी है, या कोई इंटरेस्ट वैसे आपके पास एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जिससे आप अपनी दिल की बात कर सको। ठीक है, कोई होता है बच्चे पेरेंट्स से कर लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स से सब बच्चे नहीं कर नहीं पाते। कर पाते। तो आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो जिसके साथ आप बैठ के आप डिस्कस कर सको कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, तो हमेशा एक फ्रेंड होना चाहिए। अगर फ्रेंड नहीं, अगर आपको सोचते हैं, कई लोग होते हैं बहुत ज्यादा शाई होते हैं, तो एक डायरी रखो जिसमें आप अपनी सारी थॉट्स लिखो। देखिए क्या है, अंदर ही अंदर घुटने से अच्छा है कि आप किसी अपने मन से निकालो। तो आप कैसे निकाल सकते हो, या तो किसी को बताओ। अगर आपको बताने में शाई फील होता है, तो एक डायरी रखो जिसमें आपके थॉट्स, आपका बहुत माइंड उससे स्टेबल होगा। बच्चे क्यों घुटते हैं या क्यों ऐसे काम करते हैं, रॉन्ग स्टेप्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पास किसी से बात करने का नहीं होता। अगर उस टाइम वो किसी से बात कर लें, जब उनको लगे सुसाइडल थॉट आती है, तो एकदम वो हट जाए। वो आपको समझाएगा, दूसरा बंदा आपको समझाएगा कि बच्चे ये नहीं करना है आपको, ठीक है। तो या तो डायरी पे लिखोगे तो भी आपको काफी कुछ, आपको ना इमोशंस आपको लेट आउट करना बहुत जरूरी है। जो इमोशंस आपके अंदर रह जाते हैं ना, वो आपको गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। तो एक फ्रेंड रखो। और जॉब की तो बिल्कुल भी मत टेंशन करो। कोई भी आगे, कोई भी जो इंसान बड़ा बना है, वो सीधे जंप मार के नहीं बढ़ा है। हर कोई एक एक स्टेप लेके ही आगे बढ़ा है। कोई जो आप जिस जिस मर्जी बात, आप सुन लो अंबानी, धीरू भाई अंबानी का देखो, पेट्रोल पंप पे काम किया, और आज देखो उसके बच्चे और आगे फैमिली कहाँ पहुंच गई है। तो लोअर लेवल से ही चढ़ के आप आगे पहुंचो। सीधी छलांग कभी नहीं लगती, हमेशा स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें कोई वो दुखी ना होना, मेरी कम जॉब लगी है या ज्यादा लगी है, धीरे धीरे लगेगी। लगेगी क्यों नहीं लगेगी, अगर आप में मेहनत मेहनत है, हिम्मत है, कैपेबिलिटी है, तो हर कोई आपको पहचानेगा एक लेवल के बाद। आपको हमेशा, शुरू में हर कोई स्ट्रगल करता है, कोई सीधे जंप, किसी को लाइफ किसी की आसान नहीं है। मैं सोच रहा हूँ उसकी जॉब लग गई तो बहुत अच्छा है, नो, किसी की लाइफ
फर्स्ट चांस में बहुत ही लकी होगा तो उसको होगा, लेकिन हर कोई सीढ़ी चढ़ के ही आगे बढ़ता है, टॉप पे पहुंचता है। ठीक है ना? ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो अपना एक इंटरेस्ट रखो, और दूसरा बच्चे, दिस इज वेरी सैड कि हमारे यंगस्टर्स जो आगे की लाइफ बनाएंगे वो अपनी लाइफ खत्म कर रहे हैं। तो किसी से बात करो, चाहे घर वाला हो, चाहे फैमिली फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ, और योर डायरी इटसेल्फ, जिसमें आप लिख सकते हो कि मेरा आज ऐसा फील हुआ, ऐसा फील हुआ। तो इमोशंस को लेट आउट करना बहुत बहुत जरूरी है। मैम एक इसमें अब मैं थोड़ा सा बड़ी बात करता हूँ कि अगर जैसे मान लो कि जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है और उससे कोई स्टूडेंट बड़ा गोल ले ले, ठीक है, और कुछ इतना बड़ा गोल ले ले कि आसपास वाले उसको सहन ही नहीं कर पाते, मतलब जो रिलेटिव्स होते हैं या फिर पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आता कई बार, ठीक है, जैसे मेरे साथ खुद पर्सनल हुआ है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पुटअप कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं लाइफ में जैसे कोई निकलता है ना डिप्रेशन फेज से, तो वो उसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज जाता है। तो जब वो ग्राफ इंक्रीज जाता है ना, तो आसपास वालों को समझ में नहीं आता कि वो क्या रहा है। तो उसमें अपने आप को मेंटेलिटी को बनाए रखना कि नहीं मैं कर सकता हूँ, क्योंकि गोल तो बड़ा ले लिया, अब उस मेंटेलिटी को नीचे करने के लिए तो लोग बैठे हुए हैं, तो उसको बनाए रखने के लिए उसको उस टाइम पे क्या सोचना चाहिए? देखो, अब क्या, लोगों से तो परवाह करके कभी कोई आगे बढ़ा नहीं है। अगर आप ये सोचो कि आपका लोगों से परवाह करके, अगर मैं सोचूं कि भाई मैं ये काम करूं तो फिर भी लोग मुझे क्या कहेंगे, तो मैं कर ही नहीं सकती। पहले तो पब्लिक आपको बिल्कुल, आपको कट ऑफ करना है, आपको पूरी दुनिया से। अगर जिस रास्ते पे आपको चलना है, जिसे वो घोड़े के यहाँ लगा नहीं देते कि आपको घोड़े को सीधे सीधे देखना है, वैसे ही आपको रखना है अपने आप को, कि आपको सिर्फ सीधे देखना है, आपको अपना गोल देखना है। लोग तो कभी भी किसी से खुश नहीं हुए हैं। अब आगे बढ़ोगे तो खुश नहीं होंगे, अब पीछे रह जाओगे तो बातें बनाएंगे। ठीक है ना? जो जेन्युइन वेल विशर्स होते हैं वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो आप तो बस अपना गोल देखो, लोगों की परवाह तो आपने करनी नहीं है। ठीक है? क्योंकि लोगों ने, जब आप डिप्रेशन में थे, किसने हेल्प नहीं करी। अब आगे बढ़ोगे तो लोग रोकेंगे आपको। तो लोगों को तो सुनना ही नहीं है। पब्लिक जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो जनरल सोसाइटी है, वो आप कभी किसी की प्रोग्रेस से खुश नहीं होती। बहुत जनरली पीपल आर नॉट हैप्पी विद अदर्स प्रोग्रेस। तो आपको अपना गोल बनाना है, उस पर चलते जाना है, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई आपको इधर से खींच रहा है, कोई आपको खींच रहा है, आपको खिंचवाना नहीं, चुपचाप आगे चलते जाना है। तो अपने आप ही वही लोग आपके फिर साथ चलेंगे। जब आपके पास सक्सेस आएगी ना, तो सबके सब फिर आपके पीछे देखो कैसे भागते हैं। लेकिन आपको अपना माइंड स्टेबल, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राउंडेड रहना, कि आपका माइंड, आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा साथी है और ये मेरा शुभ चिंतक है और ये मेरा शुभ चिंतक नहीं है। ठीक है? जनरली आपके शुभ चिंतक आपके 1% लोग होंगे जो आपके आसपास होंगे, जो आपके लिए जेन्युइनली अच्छा चाहते होंगे। बाकी सब तो फेयर वेदर होते हैं कि भैया आपके साथ ज्वाइन किया, आपके साथ ठीक है, टाइम अच्छा तो कर लिया, नहीं टाइम अच्छा तो गए। ठीक है ना? तो सोसाइटी की तो परवाह ही नहीं करनी इसमें, इस मामले में तो सोचना नहीं दूसरा क्या कह रहा है। मैं, आप मेहनत करोगे आपको फल मिलेगा। ठीक है ना? मैं आप ही ग्रो करोगे, अब तो मैं आपको एक डायरेक्शन रखनी है अपनी। कंक्लूड करना चाहूंगा क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह गई है। और थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया है। ठीक है, और हमने बहुत सी बातें जानी, और मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स को बहुत काफी पसंद आएगी। सो थैंक यू सो मच। चलो, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम।